हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कंचन एक बहुत गरीब लड़की थी। वो अपना घर चलाने के लिए आलू पूड़ी बेचा करती थी और लोगों को कंचन के हाथ की आलू पूड़ी बहुत अच्छी भी लगती थी। एक दिन कंचन अपनी दुकान में बैठी होती है, तभी कंचन की दुकान पर गांव का एक आदमी सूरज आता है और वो कंचन से बोलता है, अरे कंचन बहन, जरा मेरे लिए गरम गरम आलू पूरी लगा दो। मोहन भाई, लगता है आज फिर आप भाभी से झगड़ा करके आ गए हो और यहाँ आलू पूरी खा रहे हो। भाई, आप क्यों भाभी से इतना झगड़ा करते हो? कंचन बहन, तुम्हारी भाभी को भी ये अच्छे से पता है कि मुझे तुम्हारी दुकान की आलू पूरी बहुत पसंद है, इसीलिए हर सुबह झगड़ा होता है। तो वो भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि अगर मैं यहाँ आकर आलू पूरी खाता हूँ तो तुम्हारी भाभी को मनाने के लिए उसकी पसंद की ही आलू पूरी लेकर भी तो जाता हूँ ना। आप दोनों का प्यार भी अजीब ही है, लेकिन जो भी कहो, आप दोनों को देखकर खुशी तो बहुत होती है कि इतना प्यार करने वाले लोग भी हैं। हमारा उतना ही प्यार है जितना स्वाद तुम्हारी बनाई हुई आलू पूरी में है। अरे गांव भर में हर कोई तुम्हारी आलू पूरी की इतनी तारीफ करता है। मैं तो बस अपनी पूरी मेहनत करती हूँ और गांव वालों को बहुत पसंद आती है। कंचन की आलू पूरी गांव में इतनी फेमस थी कि अगर किसी को भूख ना भी हो तो भी वो आराम से खा लेता था। लगभग गांव में हर कोई कंचन को जानता ही था। ऐसे ही एक दिन महेंद्र नाम का आदमी अपने दो साथी के साथ कंचन की दुकान में आता है। महेंद्र कंचन को काफी देर तक देखता ही रह जाता है। अरे ओ भाई साहब, यहाँ खड़े रहने से पेट नहीं भरता है, कुछ चाहिए भी या फिर ऐसे ही मुंह उठाकर आ गए यहाँ? ए लड़की, अपने भाई से ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चुप कर तू। वो मैंने सुना है कि आप आलू पूरी बहुत अच्छी बनाती हो, तो हम वही आपके हाथ के आलू पूरी खाने आए हैं। तो ये बोलो ना, आलू पूरी चाहिए। कंचन महेंद्र को आलू पूरी देती है। महेंद्र खा तो आलू पूरी रहा था, लेकिन उसे कंचन काफी ज्यादा पसंद आ जाती है और अब वो हर रोज ही कंचन की दुकान में आने लगता है। ऐसे एक दिन वापस से महेंद्र कंचन की दुकान में जाता है और कंचन से बोलता है, वो मुझे तू बहुत पसंद है, मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, तो जैसे गुंडे मवाली के साथ मैं शादी करूंगी? अरे बहुत देखा है मैंने, सरपंच का भाई है, इसीलिए हर जगह जाकर अपना रौब दिखाता रहता है ना। तू हमारे भाई को मना नहीं कर सकती है। तू जानती नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जिंदगी मुश्किल कर देंगे तेरी। मैं तुम लोगों की खोखली धमकी से डरती नहीं हूँ। ऐसी खोखली धमकी से मेरा कुछ नहीं होगा। और अपने भाई को लेकर अगर यहाँ से तुम लोग नहीं गए तो तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। कंचन की बात सुनकर महेंद्र अपने साथी के साथ वहाँ से चला जाता है और सब कुछ अपने भाई को बताता है। ये सब जानने के बाद सरपंच को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसी दिन सरपंच की बैठक बैठाता है और वहाँ कंचन को बुलाता है। ये कंचन हमारे गांव का नाम खराब कर रही है, इसके खाने में मिलावट मिली है और ऐसे लड़कों को अब हमारे गांव में रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए तुम्हें इस गांव में रहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें अभी के अभी हमारे गांव से जाना ही होगा। क्या सबूत है कि मेरे खाने में मिलावट है? सबूत की जरूरत निर्दोषी को होती है, लेकिन तुम दोषी हो और तुम्हारे लिए बस सजा है और ये गांव के सरपंच का फैसला है जो सबको मानना होगा। आज शाम तक तुम हमारे गांव से खुद चली जाओ, वरना गांव से धक्के देकर निकाल दिया जाएगा। सरपंच कंचन को गांव से बाहर निकलवा देता है, जिसके बाद कंचन की मुसीबतें शुरू हो जाती हैं, लेकिन कंचन किसी भी मुसीबत से हार नहीं मानती है। मैं आज तक कभी भी मुसीबतों से डरी नहीं हूँ और ना ही अब डरूंगी। भगवान ने अगर मुझे दुख दिया है तो दुख के पीछे जरूरी कोई बड़ी वजह होगी और उस वजह को पता करके मैं अपने जीवन में वापस से खुशियाँ लेकर ही आऊंगी। बहुत से लोग रेलवे स्टेशन पर बहुत कुछ बेच रहे हैं, अब उनमें से एक मैं भी रहूंगी। कंचन अब रेलवे स्टेशन पर आलू पूड़ी बेचने लग जाती है। रेलवे स्टेशन पर कंचन की काफी अच्छी बिक्री होती है। लोगों को कंचन की आलू पूड़ी बहुत पसंद आ रही होती है, लेकिन कंचन की आलू पूड़ी की वजह से वहाँ दूसरी लड़की गायत्री की कोई भी कचौड़ी खाना पसंद नहीं करता है। हर किसी को आलू पूड़ी ही चाहिए थी। गायत्री को बहुत गुस्सा आता है। जब से ये आलू पूड़ी वाली आई है, तब से इसने मेरी कमाई खा गई। अब कोई मेरे यहाँ से कचौड़ी खाना पसंद ही नहीं करता है। इसकी वजह से अब मेरे घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है, लेकिन अब ये ज्यादा दिन तक रह नहीं पाएगी। इसने मुझे परेशान किया है ना, अब मैं इसको यहाँ से ऐसा हटाऊंगी कि कभी दिखेगी नहीं है यहाँ पे।
गायत्री को कंचन से काफी जलन हो रही थी, इसीलिए वो कंचन की बनाई हुई आलू की सब्जी में कॉकरोच मिला देती है। और जब कॉकरोच वाली सब्जी एक औरत के खाने में जाती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। यहाँ लोग पैसे देते हैं और तुम उन्हें कॉकरोच वाला खाना खिला रही हो। अरे भाइयों बहनों देखो, ये हमें कॉकरोच वाला खाना खिला रही है। नहीं नहीं, ये मैंने नहीं डाला। कहना क्या चाहती हो? हमने खुद डाला है। कंचन को स्टेशन पर खड़े होकर लोग कंचन को बहुत मारते हैं और वहां से निकाल भी देते हैं। कंचन रोते हुए स्टेशन से जा रही होती है कि तभी कंचन की नजर गायत्री पर जाती है, जो मुस्कुरा रही होती है। यहाँ इतना सब हो गया और ये कचौड़ी वाली गायत्री हंस रही है। ये तो मुझे अच्छे से जानती है, फिर भी इसने ही जरूर कोई गड़बड़ की है, तभी ये इतनी ज्यादा खुश है, वरना ये मेरे लिए कुछ तो कहने के लिए आती ना। कंचन तुरंत गायत्री के पास जाती है और उसे सवाल करती है, ये सब तूने किया है ना, तभी तुझे इतनी खुशी हो रही है ना? किसने कहा कि ये सब मैंने किया है? और कोई सबूत भी है जिसे ये साबित हो कि मैंने किया ये सब? बिना किसी सबूत के झूठा इल्जाम मत लगाओ। कंचन को सब समझ आ जाता है कि गायत्री का किया हुआ है ये। कंचन वहाँ सामान को इधर से उधर करने लगती है और तभी कंचन के हाथों से एक डब्बा गिर जाता है और मरे हुए कॉकरोच बाहर आ जाते हैं। सबको साफ नजर आ जाता है और ये सब किसने किया ये सब पता चल जाता है। कंचन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था, तुमने मेरे खाने में कॉकरोच मिलाया, मुझे बर्बाद करने की कोशिश की। आप सब लोग देख रहे हो ना, ये जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये सब गायत्री का किया है, उसने ही मेरे खाने में कॉकरोच मिलाया। अरे ऐसे लोगों को तो खुले घूमने का भी कोई हक नहीं है, पुलिस को बुलाओ भाई। कंचन पुलिस को बुलाती है और गायत्री को गिरफ्तार करवा देती है और अंत में कंचन का काम ऊंचाइयों को छूने लगता है। कुसुम एक बहुत ही दिलदार औरत होती है। वो एक छोटे से गांव में अपने बेटे पूरब और अपनी बहू प्रतिभा के साथ रहती है, जहां कुसुम हर किसी की मदद करती है, कभी किसी बात का वो घमंड नहीं दिखाती और कुसुम काफी ज्यादा अच्छी मिठाई भी बनाती है। ऐसे ही एक दिन कुसुम की पड़ोसन शोभा वहाँ आती है और कुसुम से बोलती है, अरे कुसुम, बड़ा मन हो रहा है तुम्हारे हाथ की मिठाई खाने का, अगर मिठाई मिल जाती तो मजा आ जाता। अभी तो खत्म हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी बना देती हूँ तुम्हारे लिए। बस मेरे लिए तुम अलग से मिठाई बनाने जा रही हो? हाँ, और नहीं तो क्या, तुम्हें मिठाई इतनी अच्छी लगती है, तुम यहाँ मिठाई खाने आई हो तो बनाने में कैसी परेशानी, मैं बना देती हूँ तुम्हारे लिए। कुसुम जल्दी से मिठाई बनाती है और शोभा को खाने के लिए भी दे देती है और एक डब्बे में बंद कर देती है। शोभा मिठाई खाकर कुसुम से बोलती है, अरे कुसुम, तुम्हारी मिठाई का तो कोई जवाब नहीं है, बहुत स्वाद बनाती हो तुम। हाँ तो मना किसने किया है, खाओ ना, मैंने तुम्हारे लिए एक डब्बे में भी पैक कर दिया है, जाते समय अपने घर के लिए भी लेती जाना। ठीक है, वैसे कुसुम, जब तुम इतनी अच्छी मिठाई बना लेती हो, जानती हो तुम्हारी मिठाई लगभग सबको पसंद भी आती है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती, अपना एक ढाबा ही खोल लो ना, मिठाई बेचो, कितना सही रहेगा ना। हाँ वैसे तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, चलो देखते हैं, बात करके देखूंगी परिवार में, अगर सबको ठीक लगेगा तो खोल लूंगी ढाबा। कुसुम अब अपने घर में सारी बात बताती है और अपनी माँ की बात सुनने के बाद पूरा बोलता है, माँ अगर आपको ठीक लगता है तो खोल लो ढाबा, वैसे भी आपकी मिठाई तो सच में बहुत अच्छी होती है, काफ़ी लोगों को पसंद है, तो मुझे भी यही लग रहा है कि आप ढाबा खोल लो। हाँ माँ जी, मुझे भी यही सही लग रहा है, मैं भी आपके साथ हूँ, आप अब ढाबा खोल ही लो, आपकी बातों से भी यही लग रहा है कि आपका बहुत मन है ढाबा खोलने का। माँ जी, हमारी तरफ से बिल्कुल भी ना नहीं है, आपकी सच में दिल से इच्छा है तो कर लो अब ये नया काम शुरू। अपने परिवार से बात करने के बाद आसपास के लोगों से भी सलाह मशवरा लेते हैं, जिसके बाद अब कुसुम अपना ढाबा खोल लेती है। एक ही हफ्ते में कुसुम का ढाबा काफी अच्छा चलने लग जाता है। ऐसे ही एक दिन दूसरे गांव से एक आदमी आता है और वो कुसुम से बोलता है, ये कुसुम मिठाई ढाबा ही है क्या, है ना? जी जी, ये कुसुम मिठाई ढाबा ही है, बताइए आपको क्या काम है? वो मैं दूसरे गांव से आया हूँ, मैंने आपके ढाबे की मिठाई के बारे में काफ़ी सुना है कि आपकी मिठाई काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए मैं भी यहाँ मिठाई लेने ही आया हूँ, ज़रा मेरे लिए 5 किलो कलाकंद पैक कर देना। एक ही हफ्ते में कुसुम का मिठाई ढाबा काफी प्रसिद्ध हो जाता है। दूर दूर से लोग अब वहाँ मिठाई लेने, मिठाई खाने आ रहे थे। कुसुम भी अब काफी अच्छे पैसे कमा रही थी। पूरब अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से बोलता है,
माँ एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर आया है, 4 दिन बाद उसको पहुंचाना है मुझे। सच में माँ, आपका ढाबा बहुत अच्छा चल रहा है। आपने दिल से काम शुरू किया था ना, अब लोगों को आपका काम बहुत पसंद भी आ रहा है। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं। ये सब तो भगवान की कृपा है। काम काफी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन निकलते दिन के साथ अब कुसुम की मिठाइयों का स्वाद बिगड़ने लगता है। एक बार ग्राहक आकर कुसुम को सुनाते हुए बोलता है, अरे ये क्या है, इतनी बेस्वाद मिठाई। मैंने आपके ढाबे का बारे में बहुत सुना था, लेकिन अब जब आपकी मिठाई खा रहा हूँ तो मुझे वही लग रहा है कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। इतना खराब स्वाद है, बंद कर लो अपना ढाबा, लोगों को पागल बनाना बंद करो। काम अब धीरे धीरे खराब होने लग रहा था। काफी शिकायत भी आने लगती है, लेकिन अब कुसुम कंजूसी करके मिठाई बनाने लग रही थी। ये देखकर प्रतिभा बोल रही है, माँ जी ये क्या है, आप इतनी कंजूसी से मिठाई में चीनी डाल रही हो। आपको पता है ना, कुछ दिनों से हमारा ढाबा बहुत खराब चल रहा है, कितनी शिकायत आ रही है, फिर भी आप इतनी कम चीनी क्यों डाल रही हो। कुसुम अपनी बहू के सवाल का कोई जवाब नहीं देती है। दिन पर दिन कुसुम की कंजूसी बढ़ती ही जा रही थी। खराब और सस्ती चीजों का इस्तेमाल करने लगती है अब कुसुम। दूध में पानी मिला रही थी ताकि पैसे बचे। ये सब प्रतिभा को कुछ समझ में नहीं आता है और वो अपने पति से बोलती है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मैंने कुछ दिनों से देखा है कि माँ जी कंजूसी करने लगी हैं अब। माँ जी जो कि कभी कंजूसी करती नहीं थी, अब वो सड़ा हुआ खराब सस्ता सामान इस्तेमाल कर रही है ताकि पैसे बचे। और माँ जी का बर्ताव भी पहले से बहुत बदल गया है। मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। माँ जी अब किसी से ठीक से बात तक नहीं करती हैं। हाँ, कुछ दिनों से तो मुझे भी माँ का बर्ताव बहुत अलग अलग लग रहा है, लेकिन मुझे पहले ये लग रहा था कि मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। अब पता चला कि तुम्हें भी यही लग रहा है। जरूर कोई तो बात है, तभी माँ ऐसे बर्ताव कर रही है। पूरब और प्रतिभा दोनों ही हैरान थे कि अचानक से कुसुम को हुआ क्या है। कुछ दिनों बाद कुसुम ढाबे के सारे पैसे लेकर अपनी तिजोरी में रखती है और खुद से बात करते हुए बोलती है, सारे पैसे मेरे और किसी को मुझ पर कोई शक भी नहीं होगा कि मैं असली कुसुम हूँ भी या नहीं। और असली कुसुम तो बेचारी वहाँ अपने दिन गिन रही है। प्रतिभा सारी बातें सुन लेती है। ओह, इसका मतलब मेरा शक सही था। ये मेरी सास नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है जो मेरी सास बनकर यहाँ आ गई है। लेकिन अगर अभी मैंने कुछ किया तो मुझे पता नहीं चल पाएगा कि मेरी सास कहाँ है। मुझे शांत रहना पड़ेगा सच का पता लगाने के लिए। प्रतिभा अब बस अपनी बहरूपिया सास के ऊपर नजर रखते हुए कुछ दिनों बाद सबके सो जाने के बाद वो बहरूपिया घर से बाहर निकलती है और एक पुराने गोडाउन में जाती है जहाँ असली कुसुम को किडनैप करके रखा गया था। तब बहरूपिया अपना मास्क निकालती और हंसने लगती है। देखा, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। मैं लोगों को मिठाई बेच रही हूँ और अच्छे खासे पैसे भी कमा रही हूँ। तेरे परिवार को ही मुझ पर शक नहीं हुआ। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। नहीं, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन वो क्या है ना, मुझे पैसों से बहुत प्यार है और तुम्हारा नया ढाबा जो है ना वो भरपूर पैसे कमा रहा था, तो बस मुझसे वो देखा नहीं गया। इसीलिए मैंने शहर से तुम्हारी शक्ल का ही मास्क बनवाया और तुम्हें किडनैप कर लिया। प्रतिभा सब कुछ सुन लेती है और पुलिस और बाकी गांव वालों को बुलाकर बहरूपिया का पर्दाफाश कर देती है। तुमने ये प्लान तो बहुत अच्छा बनाया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाओगी। देख लिया, मेरी सास नहीं बल्कि ये बहरूपिया है जिसने मास्क के पीछे ये सब किया। प्रतिभा बहरूपिया को सजा दिलवाती है और अपनी सास को सही सलामत घर वापस लाती है और आखिरकार सच्चाई की ही जीत होती है। कोमल एक बहुत ही अमीर लड़की थी। कोमल के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो एक गरीब लड़के नील से प्यार करती थी। नील, मुझे लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। कब तक हम ऐसे अलग अलग रहेंगे, और मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती हूँ। मुझे भी यही लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। अब हमें शादी कर ही लेनी चाहिए। तो फिर तय है कि हम कल ही कोर्ट में जाकर शादी कर रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए वो ताम झाम वाली शादी, मैं ऐसे ही सिंपल शादी करना चाहती हूँ। कोमल के कहने पर नील कोर्ट में शादी करने के लिए मान जाता है और वो दोनों कोर्ट में जाकर एक साधारण सी शादी कर लेते हैं। कोमल शादी के बाद नील के घर आ जाती है, जहाँ नील की बड़ी बहन कल्पना रहती है। नील अपनी बहन से कोमल को मिलवाते हुए बोलता है, दीदी, ये कोमल है, मेरी पत्नी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं,
इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। और कोमल, ये मेरी बड़ी बहन है। दीदी का फिश बिरयानी का ढाबा है। अरे नील, तूने बताया भी नहीं। चल कोई बात नहीं, घर में भाभी आई है, मेरे भाई की पत्नी आई है। मैं अपनी भाभी के बड़े प्यार से स्वागत करूंगी। कोमल को हर कोई बहुत ही प्यार से अपना लेता है, लेकिन कोमल को अपनी ननद कुछ खास पसंद नहीं आती। एक दिन कोमल अपनी ननद से बात करते हुए बोलती है, वैसे दीदी, आपका इस ढाबे से कुछ खास कमाई होती भी है कि नहीं? क्योंकि कहाँ ही चलता होगा ढाबा वगैरह। आज के समय में तो बड़े बड़े होटल्स हैं, लोग वहाँ ही जाना पसंद करते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, लोगों को होटल का खाना अच्छा लगता है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्हें मेरे ढाबे की फ़िश बिरयानी ही बहुत पसंद है। नील की पढ़ाई, हमारा घर, घर का राशन, ये सब कुछ मेरे ढाबे की कमाई से ही तो होता है। ढाबे से इतनी कमाई होती भी है? भगवान की दया है कि ढाबे की बदौलत आज तक कभी हमारे बुरे हालात नहीं हुए। कोमल को अपनी ननद की तरक्की देखकर काफ़ी जलन होती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी अनपढ़ गंवार ननद इतनी तरक्की कर रही है, और कल्पना ने अब तक काफ़ी कुछ जमा भी कर लिया होगा, जो कि कोमल अब हथियाना चाहती थी। ये मेरी ननद के पास अब इतनी संपत्ति हो गई है, इनकी किस काम की आएगी? पढ़ी लिखे तो है नहीं, और जब इनके काम ही नहीं आने वाली तो इनके पास रहकर भी क्या कर लेगी? ननद की संपत्ति तो मेरे हाथों में ही अच्छी लगती है। कोमल को अपनी ननद से काफ़ी चिढ़ हो रही थी और उसकी नज़र अपनी ननद के पैसों पर थी। ऐसे ही एक दिन कोमल अपने पति से बोलती है, वैसे कल्पना दीदी का ढाबा अच्छा चलता है ना? हाँ, दीदी के हाथ में स्वाद ही इतना अच्छा है कि ढाबा भी इतना अच्छा चलता है। दीदी बहुत मेहनत करती हैं और लोगों को भी दीदी के हाथ की फिश बिरयानी बहुत पसंद है। दीदी ने ही हम दोनों को बचपन से पाला है अब तक। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि कल्पना दीदी को हम दोनों से परेशानी है। वो हमसे चिढ़ती हैं। बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। अरे दीदी तो हमें बहुत प्यार करती हैं। हाँ मानती हूँ, दीदी हमें बहुत मानती हैं, प्यार करती हैं, लेकिन उन्हें ढाबे का घमंड भी है। अभी 2 दिन पहले मैंने दीदी से पैसे मांगे थे तो उन्होंने बोल दिया कि मैं मेहनत करती हूँ, ढाबा मेरा है, अपने पति से पैसे मांग। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा। क्या? ये तो सच में ही अजीब है। मुझे दीदी से ये उम्मीद नहीं थी। मैं दीदी से अभी बात करता हूँ। नहीं, रहने दो, बात करने की ज़रूरत नहीं है। दीदी का ये घमंड ढाबे को लेकर ही है। कोई बात नहीं, हमें समझदार बनना चाहिए। कोमल अब इसी तरह धीरे धीरे नील को कल्पना के खिलाफ भड़काने लग जाती है। नील भी कोमल की बातों में आसानी से आ जाता है, और कोमल की बातों में आकर नील अब अपनी बहन से उसका सब छीनने को भी तैयार हो जाता है। बस दीदी से इन कागज पर दस्तखत लेने हैं, फिर सब कुछ हमारा। इतना सब होने के बाद भी दीदी ने छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाया है ना, अब उन्हें पता चलेगा। नील अब धोखे से कागज पर कल्पना का दस्तखत ले लेता है और सब कुछ अपने नाम करवा लेता है, और कल्पना को घर से निकालते हुए बोलता है, तुम्हारा अब इस घर पर बहुत राज हो गया। अब इस घर पर मेरा और मेरी बीवी का ही राज होगा। नील अपनी बहन को घर से निकाल देता है, जिसके बाद कल्पना बहुत अकेली पड़ जाती है। भटकते भटकते कल्पना एक आश्रम में जा पहुंचती है और वहां के इंचार्ज भगवती से बोलती है, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ, मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दे दीजिए। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। यह आश्रम है और यहाँ पर हर किसी को छत मिलती है। तुम भी यहाँ रह सकती हो, लेकिन तुम्हें काम करना होगा। बिना काम के यहाँ कोई नहीं रहता है। कल्पना अब आश्रम में ही रहती है और आश्रम की रसोई संभालती है। कल्पना का बनाया हुआ खाना आश्रम के लोगों को बहुत ही अच्छा ज़्यादा पसंद आता है। हर कोई कल्पना की तारीफ ही करता है। ये देखकर भगवती बोलती है, क्या बात है कल्पना, अभी तुम इस आश्रम में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और अभी से तुमने सबका दिल जीत लिया। पहले यहाँ बच्चे मुंह बना बना के खाना खाते थे, लेकिन अब सबको यहाँ का खाना बहुत पसंद आता है। बच्चे अब खुद से 2-2 बार खाना मांग कर खाते हैं, और ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है हमारे आश्रम में। ये तो मेरा सौभाग्य है कि सबको मेरा बनाया हुआ खाना इतना पसंद आ रहा है और हर कोई इतने चाव से खाना खा भी रहा है। ये तुम्हारा सौभाग्य नहीं है, बल्कि तुम्हारे हाथ का स्वाद है जो सबको इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसका मतलब मैंने तुम्हें आश्रम में रखकर ये फ़ैसला बिल्कुल सही लिया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम हमारे आश्रम का हिस्सा हो।
कल्पना आश्रम में बहुत दिल लगाकर काम करती है। कल्पना का काम सबको पसंद भी आ रहा था, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कल्पना का भाई और भाभी, उन दोनों के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं होते और सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो दोनों कल्पना का पता ढूंढकर आश्रम में आते हैं और कल्पना से माफ़ी मांगते हुए नील बोलता है, दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, आप हमारे साथ घर चलो। हाँ दीदी, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, अब आप हमारे साथ घर चलो। नहीं, मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ। तुम दोनों ने मेरे साथ जो किया मैं वो कभी भूल नहीं सकती, और ये आश्रम ही मेरा घर और बच्चे मेरी दुनिया है। कल्पना की बात सुनकर कोमल और नील वहाँ से चले जाते हैं। अंत में जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। चाल का परिणाम नील और कोमल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता। जसमीत आगरा की रहने वाली लड़की है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट पेठे बनाती है। आसपास के लोग भी जसमीत के बनाए पेठे के बारे में बहुत तारीफ करते हैं। पढ़ाई लिखाई में जसमीत का कुछ खास शौक नहीं होता है। जसमीत अपनी माँ उमा देवी और पिता विजय के साथ रहती है। एक दिन जसमीत के घर उसकी दूर की बुआ सरोज आती है, तो जसमीत सबके लिए पेठा बनाती है और सरोज को खाने के लिए देती है। बुआ जी, आपने बताया नहीं कि पेठा कैसा है? बड़े मन से बनाया है मैंने। बेटा, ये भी कोई बताने की चीज है क्या? बहुत स्वाद बना है पेठा, खाकर तो मजा आ गया। मुझे नहीं पता था कि हमारी सरोज इतने बढ़िया पेठे बनाना भी जानती है। खाकर तो मजा ही आ गया। देखा माँ, पिताजी, मैंने आपको बोला था ना कि मैं बहुत अच्छे पेठे बनाती हूँ, लेकिन आप हो कि मेरे ही बारे में नहीं मानते। ये बात सच है। पता नहीं क्यों खामखाई मुझे पढ़ा लिखा रहे हो। अरे मैं तो कहती हूँ कि मेरी पढ़ाई लिखाई छोड़ो और मेरे लिए एक दुकान खुलवा दो। सच बहुत अच्छी चलने वाली है फिर तो हमारी दुकान, क्योंकि अब तक जिसने भी मेरे हाथ के पेठे खाए ना, बिना तारीफ किए रहा नहीं है। हम लोग तुझे इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, तुझे वो सब नहीं दिखाई देता है क्या? दिखा भी क्या पेठा? अरे इन सब में कुछ नहीं रखा है। पढ़ लिख कर खूब नाम कमा, हमें उसमें ही खुशी मिलेगी। तेरे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे दुकान हर रोज खुल जाती है और बंद हो जाती है, लेकिन अगर तू पढ़ लिख जाएगी अच्छे से तो तेरे अंदर का ज्ञान तो कहीं नहीं जाएगा ना। अरे मना क्यों कर रहे हो? जब बच्ची का इतना मन है, इतने स्वाद पेठे बनाती है, तो दुकान खोलने में बुराई ही क्या है? ये तो अच्छी बात है ना कि बच्ची अपना कुछ करना चाहती है, अब उसे करने देना चाहिए ना। हाँ, जसमीत के लिए अभी उसके माँ बाप हैं। अरे अभी इसकी कमाने की उम्र थोड़ी है, इसे तो बस अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उमा और विजय दोनों को ही बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है जसमीत का ये सब करना। ऐसे ही एक शाम जसमीत रसोई की तरफ जा रही होती है, तभी उमा उसे टोकते हुए बोलती है, अरे ओ जसमीत, तुझे कितनी बार मना किया है ना, हाँ? रसोई में मत जाया कर। तुझे जो कुछ भी चाहिए होता है ना, या किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोला कर। अब जा अपने कमरे में और पढ़ाई कर। कुछ खाने का मन हो तो मुझे बता दियो। जसमीत के माँ बाप उसे रसोई में भी जाने नहीं देते हैं। उनका यही मानना था कि जसमीत को अभी बस पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन जसमीत भी कम जिद्दी नहीं थी। वो घर वालों की नजर से बचकर रसोई में चली ही जाया करती थी और छुप छुप कर पेठे बनाती रहती है। ऐसे ही एक बार जसमीत अपनी सहेली निशा के घर जाती है। निशा, मैंने कई दिन से ना पेठे नहीं बनाए हैं। तुझे तो पता है कि मेरे माँ बाप को पसंद नहीं है, इसीलिए वो मुझे रसोई में भी जाने नहीं देते हैं। मैं क्या तेरे घर की रसोई में पेठे बना सकती हूँ? अरे ये तो मेरे लिए ही अच्छा है ना। तू मेरे घर में पेठे बनाएगी तो मुझे भी खाने को मिलेंगे। तू आराम से पेठे बना, कोई मना नहीं है तुझे। एक हफ्ते के बाद मेरे माँ बाप और पिताजी काम की वजह से ना बाहर जा रहे हैं, तब मैं अपने घर बनाऊंगी, तब अपने सब दोस्तों को बुलाऊंगी। बुलाने की भी जरूरत नहीं है, सबको पता चलेगा कि तू पेठे बना रही है तो सब लोग खुद ही आ जाएंगे। तू इतना अच्छा पेठा बनाती है, हम सब तो तेरे पेठे के फैन हैं। इसी तरह सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। कुछ दिनों बाद विजय गाड़ी से घर आ रहा होता है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में विजय की आंखें चली जाती हैं। विजय अंधा हो जाता है और अब घर बैठ जाता है। काम धंधा सब कुछ छूट जाता है। घर पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक दिन जसमीत को स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब कुछ बताएगी कि तुझे स्कूल से क्यों निकाल दिया? 3 महीने से मेरे स्कूल की फीस नहीं गई है।
1 हफ्ते से लगातार मांग रहे हैं और स्कूल की फीस ना देने की वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया। घर की परेशानियों को देखकर अब उमा लोगों के घरों में काम करने लग जाती है। अपनी माँ को लोगों के घर में काम करता हुआ देखकर जसमीत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। घर में इतनी ज्यादा परेशानी आ गई है, माँ को लोगों के घरों में काम करना पड़ रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। नहीं जसमीत, यही वो समय है जिसमें मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना होगा, खड़ा होना होगा। मुझे अपने पिता की आंखों का इलाज करवाना है, उनकी आंखों की रोशनी वापस लानी है। जसमीत अब अपने परिवार वालों से छुपकर हर शाम ताजमहल के पास पेठा बेचने लगती है। जसमीत हर तरह का पेठा बेचती है। लोगों को जसमीत का पेठा काफी पसंद भी आने लग रहा था। लोग अब जसमीत से भी पेठा खरीदने लग जाते हैं। एक दिन जसमीत को बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। इतना बड़ा ऑर्डर! मेरी मेहनत रंग ला रही है। लोगों को सच में मेरे बनाए पेठे बहुत पसंद आ रहे हैं, तभी मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। मैं अब और भी ज्यादा मेहनत करूंगी, बहुत मेहनत करूंगी। जसमीत अब इसी तरह बहुत मेहनत करती है और धीरे धीरे पैसे भी जोड़ने लगती है। एक बार उमा जसमीत को पेठा बेचते हुए देख लेती है। घर आते ही उमा जसमीत से सवाल करने लगती है। अरे ये क्या है जसमीत, तू पेठे बेचने लग गई? मैंने और तेरे पिताजी ने तुझे कितना मना किया था, लेकिन तूने हमारी बात का कोई मान नहीं रखा। माँ, मुझे आपकी और पिताजी की बहुत इज्जत है, बहुत चिंता है, लेकिन इस वक्त हमारे लिए पैसे इकट्ठा करना बहुत जरूरी है और मैं पैसे ही जमा कर रही हूँ ताकि मैं पापा की आंखों का इलाज करवा पाऊँ। जसमीत की बातें सुनकर उमा भी कुछ नहीं बोल पाती है और अब वो भी जसमीत के साथ लग जाती है। अब दोनों माँ बेटी मिलकर पेठा बनाते हैं और बेचते हैं। पैसे जमा हो जाने के बाद जसमीत अपने पिता की आंखों का इलाज करवाती है और विजय की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। जसमीत बेटा, आज मुझे तेरे ऊपर बहुत गर्व है। तूने इतने बुरे हालात में घर को संभाला, अपने पिता की आंखों का इलाज करवाया। आज मैं इस दुनिया को वापस अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, वो बस तेरी वजह से। आज मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हाँ जसमीत, सच में आज तूने हम दोनों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। हमने तुझे हमेशा रोका है, टोका है, मना किया है कि तुझे पेठे नहीं बनाने हैं, लेकिन आज अगर हमारे घर में खुशियां वापस आई हैं तो वो बस तेरी वजह से ही हुआ है। अपने पिता की आंखों का इलाज करवाने के बाद जसमीत अपनी पढ़ाई पूरी करने लग जाती है और वो साथ में अपनी बड़ी सी पेठे की दुकान खोल लेती है। दुकान का नाम आगरा स्पेशल पेठा स्टोर रखती है और उस दुकान से खूब तरक्की भी करती है। अब देश विदेश हर जगह जसमीत के पेठे अपना जादू बिखेर देती है। अंत में 16 साल की कम उम्र में ही जसमीत ने अपना काफी नाम बना लिया था। एक गांव में एक व्यापारी रहता है जिसका नाम तेजेंद्र होता है। तेजेंद्र अपनी बीवी बिंदु, बेटे मनोज और बहू कजरी के साथ रहता है। वो चारों अमीर होने के बावजूद भी दिल के बहुत अच्छे होते हैं और गांव में हर गरीब की इज्जत और मदद करते रहते हैं। बिंदु और कजरी दोनों सास बहू ही अपने घर में खाना बनाती हैं। उनके पास कोई नौकर नहीं होता क्योंकि उन दोनों के हाथों के खाने में ही बहुत कमाल का स्वाद होता है और खासकर उनके हाथ के बने आलू के पराठे सबको अधिकतर पसंद आते हैं। ओहो, क्या बात है भाई, क्या बात है। ओहो, सुबह की शुरुआत इन स्वादिष्ट और कमाल के आलू पराठों से हुई है। इससे बढ़िया और क्या चाहिए जीवन में। माँ, कजरी, आप दोनों के हाथ का आलू पराठा जैसे पराठे तो वाकई में पूरी दुनिया में और कहीं बनते ही नहीं होंगे। आप दोनों कुछ अलग तरह से ही बनाती हो इन्हें। बस मजा ही आ जाता है और मन करता है और खाऊं और खाऊं। तो किसने रोका है तुम्हें मनोज बेटा? ये लो, खाओ और खाओ। ये अचार और पनीर की सब्जी भी लो साथ में, और ये मक्खन भी। इस मक्खन को भी माँ जी और मैंने घर पर ही बनाया है, एकदम शुद्ध और ताजा है। बहुत खूब। अरे धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। उसी गांव में तेजेंद्र का बड़ा भाई विजय भी रहता है। विजय एक मामूली व्यापारी होता है जो इतना पैसे वाला नहीं होता है। क्या बात है बिंदु, कजरी बहू, बहुत ही लज्जतदार बने हैं ये तुम्हारे पराठे तो। जी धन्यवाद जेठ जी। धन्यवाद ताऊ जी, लीजिए ना और लीजिए। अरे नहीं, बस। और तेजिंदर, कैसा चल रहा है व्यापार? अरे बस सब अच्छा चल रहा है विजय भैया, आप बताइए। ताऊ जी, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। हम तीनों साथ में हमारे कारोबार को और आगे ले जा पाएंगे, क्यों पापा? हाँ विजय भैया, मनोज बिल्कुल सही कह रहा है। अरे नहीं तेजिंदर, ये सब इतना आसान नहीं है।
भले ही मेरा व्यापार थोड़ा डूबता जा रहा है, लेकिन मैं उसे ऐसे ही बंद नहीं कर सकता। मैं उसे फिर ऊपर लाकर ही रहूंगा। कोई बात नहीं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम दोनों का व्यापार इतना अच्छा चल रहा है। ऊपर वाले ऐसे ही अपनी कृपा तुम सब पर बरसाते रहें। धन्यवाद भैया। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक तब तेजेंद्र और मनोज गांव से बाहर किसी काम के लिए जाने वाले होते हैं। तभी एक गांव वाला बिंदु और कजरी से आकर कहता है, अरे बिंदु काकी, कजरी भाभी, वो तेजेंद्र काका और मनोज नहीं रहे। जंगल में उन दोनों पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया है। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बिंदु और कजरी इस खबर को सुनकर पूरी तरह टूट जाते हैं और अब तेजेंद्र और मनोज के जाने के बाद उनका कारोबार भी खत्म हो जाता है और बिंदु और कजरी को अब एक छोटे मकान में रहना पड़ता है। अरे बिंदु, कजरी बहू, तेजेंद्र और मनोज को इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब हम क्या ही कर सकते हैं। मेरा व्यापार भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वरना मैं ही तुम दोनों की मदद कर देता। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की सहायता हो तो बता देना मुझे। ठीक है जेठ जी। हाँ ताऊ जी। अपना ख्याल रखना तुम दोनों। विजय इतना कहकर वहां से चला जाता है। अब अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बिंदु और कजरी को कुछ ना कुछ करना ही था। वो दोनों जगह जगह जाकर काम मांगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिलता। फिर उन्हें एक भिखारी मिलता है जिसका नाम ललुआ होता है। अरे ललुआ, तुम यहाँ? हाँ भाभी जी, मैं वही भिखारी हूँ जिसे आप दोनों एक वक्त पर बढ़िया बढ़िया आलू पराठे देती थी। कितना दान पुण्य करते थे आप सब, लेकिन ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सभी गरीबों का आशीर्वाद है आप दोनों के साथ। धन्यवाद ललुआ। बिंदु माई, मैं तो कहता हूँ कि आप अपना एक आलू पराठा ठेला लगा लो। आजकल ठेले की धंधे में भी बहुत पैसा है। आप दोनों के आलू के पराठे को खाकर कोई उसके पीछे दीवाना ना हो जाए, ऐसा तो कतई हो नहीं सकता। अरे वाह ललुआ, तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। माँ जी, हम दोनों साथ मिलकर आलू पराठा तो बेच सकते हैं। इससे हम महीने भर तो क्या, रोजाना अच्छी कमाई कर सकते हैं। पर बहू, ये सब मुश्किल होगा। नहीं माँ जी, कुछ मुश्किल नहीं होगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं हूं ना, बस आप मेरा साथ दीजिए। ठीक है बहू, अगर तू ये कह रही है तो करते हैं फिर यही। ये हुई ना बात। कजरी और बिंदु दोनों सास बहू अब आलू पराठे का ठेला लगाते हैं और कुछ ही दिनों में उनके ठेले पर ग्राहकों की लंबी चौड़ी लाइन लगना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे सभी वाकई में उनके आलू पराठे के फैन बनने लगते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या आलू पराठे हैं, क्या चटनी है, वाह 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 वाह, और क्या लस्सी है। ओह, स्वर्ग अगर कहीं है तो वो आप दोनों सास बहू के आलू पराठे ठेले में है भाई, क्योंकि ये आलू पराठे किसी अमृत के समान है। अरे सही कहा इसने, इतनी जगह जाकर आलू पराठे खाए हैं हमने, लेकिन न जाने कौन सी जादुई आलू से बनाती हो आप दोनों अपने आलू पराठे। इनके स्वाद की तो कोई बात ही नहीं है, एकदम बेमिसाल, एकदम कमाल के पराठे हैं। मैं तो अब रोजाना आपके ठेले पर आया करूंगा सुबह शाम आलू पराठे खाने के लिए। अरे फिर तो तू खुद ही आलू बन जाएगा रे। कोई बात नहीं रे, इतने स्वादिष्ट आलू पराठों को न खाने वाला कोई बेवकूफ या पागल ही होगा। मैं तो मस्त दबा कर खाया करूंगा रोजाना। धन्यवाद। आप सभी ग्राहकों की ये तारीफें ही हमें और ज़्यादा प्रोत्साहित करती हैं हमारे काम को और अच्छे से और लगन से करने के लिए। इसीलिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमारे ठेले पर आलू पराठे खाने आते रहिए। इसे कोई ठेला नहीं बल्कि अपना घर ही समझिए, क्योंकि हम घर के जैसे ही आलू के पराठे बेचते हैं। हाँ हाँ, जरूर जरूर बहन जी। इस तरह कजरी और बिंदु दोनों का आलू पराठा न सिर्फ उस गांव में बल्कि अब शहरों में भी प्रसिद्ध हो जाता है, क्योंकि कई सारे व्लॉगर्स आकर उनकी वीडियोस शूट करते हैं और वो वायरल हो जाती हैं। कजरी और बिंदु 6 महीनों में कड़ी मेहनत करके अपना एक बड़ा सा 5 स्टार रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, जहां हर तरह का खाना मिलता है और वहां की स्पेशल डिश होती है बिंदु और कजरी के स्पेशल आलू के पराठे, जिसे खाने दूर दूर से लोग आते हैं। जो भी आता कजरी और बिंदु के साथ सेल्फी लेता। इस तरह वो दोनों सास बहू अब एक प्रकार की हस्ती ही बन जाते हैं।
एक दिन जब ललुआ उनके 5 स्टार रेस्टोरेंट के पास से गुजर रहा होता है, तभी वो विजय को रेस्टोरेंट के पीछे से अंदर घुसते हुए देखता है। अरे ये क्या, ये तो विजय साहब हैं, बिंदु माई के जेठ और कजरी भाभी के ताऊ जी। लेकिन ये क्या, ये तो बॉम्ब प्लांट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पुलिस को बुलाना होगा, वो भी फौरन। ललुआ फटाफट 2 मिनट की दूरी पर थाने में जाकर पुलिस को ये खबर देता है, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंचकर विजय को रंगे हाथ पकड़ लेती है और बॉम्ब की वायर को कट कर देते हैं। ललुआ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम नहीं होते तो हमारा रेस्टोरेंट जल कर राख हो जाता। और आप जेठ जी, हाँ, क्यों किया आपने ऐसा हमारे साथ? बिंदु माई, मुझे तो लगता है इसने ही मनोज भाई और तेजेंद्र साहब को मारा है। ये आप लोगों से पहले से जलता था, ये मैं हमेशा से देखता आया हूं। हाँ, मारा है मैंने ही उन्हें। मैंने ही उनके सामने जानवर छोड़े थे ताकि वो उन पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दे। मुझे हमेशा से इसी बात का गुस्सा था, इसी बात की जलन थी कि मैं बड़ा भाई होने के बाद भी मेरा छोटा भाई तेजेंद्र मुझसे ज्यादा अमीर है, मुझसे ज्यादा आगे है जीवन में। और अब उन दोनों के मरने के बाद तुम दोनों अमीर हो गई, इसीलिए तुम दोनों को बर्बाद करने के लिए मैं ये बॉम्ब प्लांट कर रहा था। छी ताऊ जी, लानत है आप पर। अरे आपसे हम सब कितना प्यार करते थे, लेकिन आपने तो हमारे ही पीठ पीछे ये सब कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। इसने मेरे पति और बेटे को मारा है। अरे सत्यानाश हो तेरा, तू कभी सुखी नहीं रहेगा। विजय को उम्र कैद की सजा दी जाती है और उसके बाद बिंदु और कजरी जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और वो ललुआ को अपने साथ काम पर रख लेते हैं और उनका 5 स्टार रेस्टोरेंट बहुत तरक्की करता है।